So, good morning class 11. From today we are going to start next chapter motion in a plane. और जब हम प्लेन की बात करते हैं ऑब्वियसली इट इज़ ए टू डायमेंशनल मोशन. अभी तक आपने जो स्टडी किया था दैट वाज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट वाज वन डायमेंशनल मोशन. मोशन इन ए प्लेन इज एक्चुअली टू डायमेंशनल मोशन. यहाँ ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, so first of all, before coming to the topic, we will study about scalars and vectors. And you have already been listen about these two quantities. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं एक्चुअली एक क्लास और होती है जो ना स्केलर्स हैं ना वेक्टर्स हैं, टेंसर्स. लेकिन अभी हम यहाँ स्टडी करेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में. ओके, स्केलर्स क्या है? स्केलर्स or the scalar quantities, the physical quantities which require magnitude only and no direction to express them completely, they are called scalars. जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें सिर्फ उनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विद इट्स प्रॉपर यूनिट. फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट तो होगी, उनका एक मैग्नीट्यूड होता है और उस मैग्नीट्यूड होगा, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होगी और ना रिक्वायर्ड होगी. तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स. जैसे मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है देन इट विल रिमेन 1 kg ओनली. आप इसको किसी भी डायरेक्शन में रखें, किसी भी पोजीशन में रखें, इट विल नॉट वेरी. लेंथ, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, density, work, temperature, energy, all these quantities are scalar quantities. Okay, on the other side कुछ quantities ऐसी हैं which require magnitude as well as direction to express them completely. So the physical quantities which have both magnitude and direction, they are called vectors. Means उसमें magnitude भी होगा और compulsorily उसकी एक particular direction भी होगी. तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स. वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ. अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उनके लिए भी पर्टिकुलर रूल्स हैं और मल्टीप्लीकेशन अगर है तो उसके लिए भी पर्टिकुलर रूल्स हैं. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, force, torque, all these quantities are vector quantities. आपने displacement के बारे में पढ़ी रखा है, velocity के बारे में पढ़ रखा है, ओके, acceleration study कर रखा है. acceleration है तो force is equal to mass into acceleration भी एक vector quantity है. momentum, mass into velocity is also a vector quantity. So there are so many quantities which require magnitude and direction both, or which have magnitude and direction both to express them completely. Okay, so these are known as vectors. अब बात ये आती है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन हेडेड बाय एन एरो ओवर इट. इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मुझे अगर कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इसके हेड पर मैं क्या लगा दूंगा? एक एरो साइन लगा दूंगा. ये डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा. ओके, हाँ, अगर इसको इस टाइप से लिखना हो तो हम उस वेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर लेटर का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल F इज यूज फॉर फोर्स, P इज यूज फॉर मोमेंटम, small a is used for acceleration. Okay, so in this way we write a letter and it is headed by an arrow sign, so it is also a vector. ये लिखने का तरीका है वेक्टर को. एरो साइन वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है. ओके, नाउ इस लाइन की जितनी लेंथ होगी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. सो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो जब आप बहुत सारे वेक्टर्स को इस टाइप से फिगर के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो लेंथ मैटर्स. लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, In notation, a vector is represented by a single letter
of alphabet with an arrow over it, और alphabet in bold face represent a vector। मतलब फोर्स को मैं बोल्ड लेटर्स में एफ भी लिख सकता हूँ। बुक्स में जनरली यही नोटेशन फॉलो की जाती है। अगर बोल्ड लेटर्स में अगर कोई अल्फाबेट है देन इट रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, और द सिंपल वे इज जब हम कॉपीज में लिखते हैं देन वी यूज एन अल्फाबेट and it is headed by an arrow sign, it represents a vector quantity। so these are the notations, और जो डायग्राम बनाया था वो उसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। अब वेक्टर्स में पहला जो सबसे सिंपलेस्ट वेक्टर आता है दैट इज पोजीशन वेक्टर। नाम से ही क्लियर है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये उस पॉइंट की पोजीशन और डायरेक्शन दोनों ही रिप्रेजेंट करेगा विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, इसकी क्या पोजीशन है इस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो वेक्टर है दैट इज पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट आएगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओके, इट इज, अब ये फाइंड कैसे करते हैं? एक्चुअली दिस इज द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट ज्वाइनिंग। ओके, इट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग रेफरेंस पॉइंट टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दिस इज पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इट इज O से P को ज्वाइन करने वाली लाइन, और अगर ये डिस्टेंस r है देन इट इज इक्वल टू r एंड एरो साइन। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर। सो इस तरीके से आप किसी भी ओरिजिन को उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन से ज्वाइन कर दें तो वो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। नाउ अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज हो रही है तो उसके पोजीशन में चेंज को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है that is known as displacement vector। ध्यान रखें, displacement is the shortest and straight path between two points। so a vector which is used to represent the shift in position of an object from initial point to final point, this is called, sorry ये भी गलत लिखा है, this is called displacement vector। यहाँ पर आप इसको करेक्शन कर लें, this is not position vector, this is displacement vector। okay, so suppose object is shifting its position from A to B along this path। these are the points along which position of A is changing and finally it reaches to B। so this is the actual path, this is not the displacement vector। initial position is A, final position is B, so this A to B, this straight path is the shift in position, so this is displacement vector delta R। इनिशियल से फाइनल की तरफ जो वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम A to B, देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB इज इक्वल टू डेल्टा R। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड फॉर द चेंज इन पोजीशन। अगर A और B अगर ये पोजीशन फिक्स है तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी फिक्स होगा। वो इस पाथ पर, किस पाथ के थ्रू आपने चेंज लिया है, A से B तक आप ऐसे गए थे, आप इस टाइप से गए थे या इस पाथ से गए थे, तो उस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इफ टू पोजीशंस आर फिक्स तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी फिक्स रहेगा। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। नाउ इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इट मींस दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। ऑल रेस्पेक्ट मींस वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन को इक्वल कैसे करेंगे, सेम डायरेक्शन हो, देन सच वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। इसको इस टाइप से लिखते हैं, देखिए दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट मींस वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। ओके, नेगेटिव वेक्टर, यहाँ नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से होता है। सो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ओके, अगर ये नेगेटिव वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी।
So this is vector A, this is vector B. You can see that magnitudes are equal but directions are opposite. Now modulus of a vector. मॉडुलस का मतलब होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है. इट इज द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए वेक्टर. इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन. जैसे अगर मान लीजिए वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन. अगर हम डायरेक्शन को छोड़ के सिर्फ उसकी वैल्यू को ले लें तो वो कहलाएगा इसका मॉडुलस. सो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू आइदर इट इज रिटन बाय ए लेटर विदाउट एनी एरो साइन, मीन्स हमने डायरेक्शन नहीं लिया है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ली है, और द अदर मेथड इज वेक्टर ए और ये मॉडुलस का साइन है. So modulus of a vector have only magnitude, it do not have any direction. Next is unit vector. Unit vector, unit means 1. अब एक ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो. Such vector is known as unit vector. Okay? और यूनिट वेक्टर जनरली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के काम आता है. जैसे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिमिलरली किसी भी वेक्टर को, किसी भी नंबर को अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड वो वैल्यू बताएगा और यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को बताएगा. सो इट इज ऑलवेज ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है. रीजन, अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ओके. ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज गिवन बाय, अभी बताया वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो. तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है. मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, क्या बचेगा, डायरेक्शन, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कौन करेगा, यूनिट वेक्टर करेगा. ओके. सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें ओनली डायरेक्शन मिलेगी, वो यूनिट वेक्टर होगा. ओके. अगर कोई वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड को हम a से या इस वे में लिखते हैं मॉडुलस से. तो उस केस में यूनिट वेक्टर कितना होगा, यूनिट वेक्टर को हम a कैप से लिखते हैं. ये कैप साइन यूनिट वेक्टर के लिए यूज होता है. इट इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को हम a से भी लिख सकते हैं और वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट आता है जीरो और नल वेक्टर. अगर आपसे ये कहा जाए किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो उसको हम नल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जीरो नहीं हो सकती. मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है लेकिन डायरेक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती. ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर. मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो ऑब्वियसली उसको आप क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर. और इसको जीरो और उसके ऊपर एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर गिव्स जीरो मैग्नीट्यूड, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर. कैसे, अब अगर मैं ये कहूँ कि ए और बी इक्वल वेक्टर्स हैं, ए और बी इक्वल वेक्टर्स हैं. अब ए में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो, आपको क्या मिलेगा, इफ बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए इट डू नॉट गिव यू जीरो, इट गिव्स यू जीरो वेक्टर. क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में वेक्टर है तो राइट साइड में भी वेक्टर ही होगा. ओके. एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमेशा वेक्टर ही मिलता है. जीरो मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर, अगर मैं किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे जीरो वेक्टर मिलेगा.
क्योंकि डायरेक्शन जीरो नहीं होगी, जीरो इज ए नंबर, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा बट डायरेक्शन विल रिमेन सेम, सो जीरो मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर गिव्स यू जीरो वेक्टर। ओके, नाउ अब हम समझते हैं कि अगर किसी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है और इसको अगर मैं कहूँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 20, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए पॉजिटिव रियल नंबर लैम्डा, तो उस केस में क्या होता है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर बिकम्स लैम्डा टाइम्स, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, लैम्डा टाइम्स हो जाता है, बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम, जो डायरेक्शन है वो क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ डायरेक्शन से होता है, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड से होता है। तो लैम्डा इज ए नंबर और ये इसकी एक वैल्यू होगी, तो लैम्डा ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे लैम्डा ए मिलेगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो लैम्डा टाइम्स हो गया है, डायरेक्शन वही है। तो अगर ये वेक्टर ए है तो लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड पहले से लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। ओके, हाँ, अगर यही लैम्डा नेगेटिव हो तो इफ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए नेगेटिव रियल नंबर, तो उस केस में मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, लेकिन माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू ए। सो दिस इज ए, तो माइनस लैम्डा क्या होगा, माइनस लैम्डा ए, मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स एंड बिकॉज ऑफ माइनस डायरेक्शन बिकम्स, डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम कंबाइन कैसे करते हैं। एडिशन क्या है, एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन को हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। कंपोजिशन मीन्स उनको कंबाइन करके एक सिंगल इफेक्ट देना। सो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर हमें एक सिंगल वेक्टर मिलेगा। टू और मोर वेक्टर्स हैं, अगर हमने उनको ऐड किया तो हमें एक फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा और उसको हम बोलते हैं एक सिंगल वेक्टर। सो व्हाट इज एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, ए सिंगल वेक्टर which produces the same effect as the individual vectors together would produce, this single vector is called resultant of vectors। जैसे 3 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 मिलता है, तो 5 एक सिंगल नंबर है, ये भी उतनी ही वैल्यू रखता है जितना 3 और 2 को मिला करके आती है। उसी टाइप से रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली एक सिंगल वेक्टर है और वो भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि सिंगल वेक्टर्स या इंडिविजुअल वेक्टर्स मिल करके करते हैं। तो उस सिंगल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। अब बात ये आती है कि इस सिंगल वेक्टर को हम ऑब्टेन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास में फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में अगर आपसे कहा जाए कि एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, मतलब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करो, देन व्हाट विल यू डू। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए। सो दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का टेल है, ये हेड कहलाता है, एरो वाला पार्ट क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। अब आप दूसरा लें वेक्टर बी, और वेक्टर बी को किस टाइप से ज्वाइन करेंगे कि वेक्टर बी का जो टेल है वो ए के हेड पर आना चाहिए, क्योंकि हमें कंबाइन करना है। और इस टाइप से आपने वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिया, जहां पर वेक्टर ए खत्म होता है वहीं पर आपको वेक्टर बी ड्रॉ करना है। ओके, दोनों ट्रे हो गए, दोनों कंबाइन हो गए। अब ए का इनिशियल पॉइंट और बी का फाइनल पॉइंट, इनको आप ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करने पर आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, सो ज्वाइन टेल ऑफ ए विद हेड ऑफ बी, ए की टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर दें, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। ओके, तो ए और बी अलग अलग लिखें,
या उनका रिजल्टेंट R लिखें, दिस इज द they will have same effect because R is resultant of A and B. तो दोनों A और B मिलकर के भी उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना ये सिंगल वेक्टर करेगा. सो दिस R is known as resultant of A and B. Now हमारे पास में वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज हैं, बट दिस वी विल स्टडी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन इन आवर नेक्स्ट क्लास, बिकॉज ये लॉज जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, इनका डेरिवेशन भी कंटिन्यूस है. ओके, तो इसको हम एक कॉमन क्लास में स्टडी करेंगे जहां हम इन सभी का एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे. अभी हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. कल हम इसके एडिशनल पार्ट में चलेंगे जहां इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट होगा. ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो ये 2 वेक्टर्स के एडिशन में काम आता है. अगर 2 वेक्टर्स हैं और उनका अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फाइंड कर सकते हैं. 3 साइड्स में 2 साइड्स तो 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी और थर्ड साइड उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी. ओके, अब आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है. इफ 2 वेक्टर्स आर represented both in magnitude and direction by 2 sides of a triangle taken in order का मतलब होता है फर्स्ट के बाद सेकंड, then third side of that triangle in opposite order will represent resultant of 2 vectors. अब देखिए इसका मतलब क्या है. जैसे हमने A और B का रिजल्टेंट लेना था और उसका रिजल्टेंट आया था R. ये एक ट्राइंगल हो गया. इस ट्राइंगल की एक साइड ये है, एक साइड ये है और तीसरी साइड ये है. साइड्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होनी चाहिए और ट्राइंगल की साइड की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए की डायरेक्शन के अलोंग होनी चाहिए. सिमिलरली ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ इस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बता रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर बी के डायरेक्शन को बता रही है. इसी तरीके से ये जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और इसकी जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को बता रही है. अब टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? 1 and 2. तो कंटिन्यूसली जब हम एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं तो ये कहलाता है टेकन इन ऑर्डर. जैसे फर्स्ट वेक्टर, जहां फर्स्ट वेक्टर खत्म हुआ वहां सेकंड वेक्टर. ओके, तो 2 वेक्टर्स A and B they are represented by 2 sides of a triangle taken in order. अगर मैं थर्ड साइड को भी ऑर्डर में लेता तो 1, 2 ये होता थर्ड साइड. तो थर्ड साइड का ऑर्डर इस तरफ होता. लेकिन रूल क्या कहता है? थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर, मींस उसी सेम ऑर्डर में नहीं लेना है. थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल को ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है. ये उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. इफ दिस इज फर्स्ट साइड, दिस इज सेकंड साइड, दिस इज थर्ड साइड. अगर थर्ड साइड का ऑर्डर ये है, इसका ऑपोजिट ऑर्डर क्या होगा? दिस इज ऑपोजिट ऑर्डर. ओके, तो दिस इज ऑपोजिट ऑर्डर. ऑपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इफ 2 vectors are represented by 2 sides of a triangle taken in order, then third side will represent resultant vector in opposite order. थर्ड साइड को आपको ऑपोजिट ऑर्डर में लेना जरूरी है. ओके, और लास्ट हम स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम में पता है आपको ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर. ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है. ओके,
नाउ ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स हैं, और ये दोनों साइड्स भी क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। किसी भी पॉइंट से जो दो साइड्स निकलती हैं वो एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal from common point will represent a resultant of vectors both in magnitude and direction. तो अगर मैं O पॉइंट लेता हूं, ये वेक्टर A को रिप्रेजेंट करता है और ये वेक्टर B को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो इनका कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो one side represent vector 1, another side represent vector 2, then resultant कौन सा होगा, उस कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स को। ओके, सो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कल हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप पोर्शन को रिवाइज करें। नोट्स आपको मैंने कंटेंट में दे दिए हैं, जो करेक्शंस हैं वो आप नोट्स में करेक्शन कर लें, लिखते समय उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे। अब ऐसा करते हैं